नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसेट एलोकेशन के कई फायदे हैं। इससे न सिर्फ आप अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार एसेट का चुनाव कर सकते हैं, बल्कि बाजार की चाल के अनुसार टैक्टिकल एलोकेशन भी किया जा सकता है। आज हम समझेंगे एसेट एलोकेशन करने के कितने तरीके हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी आप पर फिट बैठती है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। कीर्तन और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। एसेट एलोकेशन काफी इंपॉर्टेंट किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए अभी समझना बेहद जरूरी है कि हम एसेट एलोकेशन की इतनी बात करते क्यों हैं। इसलिए कीर्तन, शुरुआत आपसे करेंगे। एसेट एलोकेशन को कैसे हम समझें? स्वाति जी, अगर आप देखें बहुत सारी स्टडीज की गई है हिस्टोरिकली कि कैसे एसेट एलोकेशन की वजह से 70 से 90% आप जो भी रिटर्न कमाते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उसे आप क्यों सही एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को एट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका एसेट एलोकेशन सही है तो आप जो रिटर्न कमाना चाहते हैं और जितना रिस्क लेना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखिए, इन्वेस्टर सबसे अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स का ये है कि वो अपने बिहेवियर और बायसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए आप टिपिकली देखिए, जब भी मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो इन्वेस्टर ज्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं, और जब भी मार्केट्स नीचे गिरते हैं इन्वेस्टर पैसा निकाल देना चाहता है, और ये हमने हर साइकिल में होते हुए देखा है। राइट, अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब मार्केट से पैसा निकाल लेते हो तब आपको ये नहीं पता कि मुझे ये पैसा मार्केट में वापस कब डालना है। राइट, तो आप जब भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो, आपको दो बार सही होना पड़ता है। पहली बार जब आप मार्केट से पैसा निकाल रहे हो, और दूसरी बार जब आप पैसा वापस डालने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर एक बार प्रिडिक्ट कर पाना कि मार्केट कहां जाएगा वो बहुतों के लिए मुश्किल है। तो दो बार तो मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये प्रिडिक्ट कर पाना कि मैं कब निकलूं और कब जाऊं। तो ये बिहेवियरल बायसेस और आप जो एक्साइट हो जाते हैं मार्केट के मूवमेंट की वजह से, इसे आपका एसेट एलोकेशन कंट्रोल कर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोविड में देखें, मार्च 20 में जब कोविड आया, उसके बाद हमने स्ट्रेट 8 महीने जब मार्केट्स गिर रहा था, तब हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिडम्पशंस देखे। राइट, हमने सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा म्यूचुअल फंड में वापस आते हुए देखा जुलाई 21 में, जब मार्केट 10,000 से के लेवल से 15,000 तक ऑलरेडी चला गया था। ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स, पैसा निकाल लेते हैं जब मार्केट्स नीचे जा रहे हैं और ज्यादा पैसा डालने की कोशिश करते हैं जब मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। अब अगर आप एक सिंपल डेटा पॉइंट देखें, पिछले 10 साल के निवेश में तकरीबन 70% रिटर्न आपके 2 या 3 बार 8 या 10 महीने के पीरियड में बहुत अच्छी रैलीज आने की वजह से हुआ है। इसका मतलब पिछले 10 सालों में अगर आप 8 महीने के 2 या 3 ब्लॉक्स ले ले, 18 महीने से 24 महीने में ही 80% रिटर्न आपका बना है। और अगर उस 80% ऑफ द टाइम आप अगर इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, या अगर आपका इन्वेस्टमेंट कॉल गलत हो गया, तो आप वो रिटर्न नहीं बना पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो मार्केट टाइम नहीं कर सकता। और इनफ एंड मोर स्टडी की गई है कि कैसे 70 से 90% आपका एसेट एलोकेशन है जिसकी वजह से आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। अगर मैं आपको पिछले 20 सालों का एक लास्ट डेटा पॉइंट भी शेयर कर लूं, अगर आप देखिए 70% इक्विटी और 30% डेट वाला अगर आपने पोर्टफोलियो चूज किया होता पिछले 20 सालों में, तो आपका रिटर्न तकरीबन उतना ही होता जितना 100% इक्विटी इन्वेस्टर को मिला है, पर आपका रिस्क 100% इक्विटी इन्वेस्टर से काफी कम होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को एसेट एलोकेशन चूज करना चाहिए और मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथी एब्सोल्युटली। मोहित, ऐसे में जो सही तरीका है, बेसिकली जो एसेट एलोकेशन जब हम तय करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, उसके बेसिक पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? एक निवेशक कैसे समझे कि उनके लिए एक एसेट क्लास क्यों सही है, दूसरे में उनके लिए वो एसेट क्लास रिस्की क्यों हो सकता है? तो हम इनके पैमानों को कैसे समझे आसान शब्दों में? जी स्वाति, बहुत शुक्रिया।
तो देखिए स्वाति, ये जो एसेट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सालों पहले एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट होते थे, हैरी मार्कोविट्स, उन्होंने एक मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इजाद की थी, जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि अगर रैशनल इन्वेस्टर है तो वो एक पर्टिकुलर रिटर्न के लिए अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहेगा, या फिर एक पर्टिकुलर रिस्क के लेवल पे अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो सबका जो उद्देश्य होता है फाइनली वो यही होता है कि आप कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा पाए, जैसा कीर्तन ने भी कहा। तो इसको करने के लिए जो एसेट एलोकेशन थ्योरी का इजाद हुआ, उसके अंदर सबसे मूलभूत कॉन्सेप्ट जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। तो वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे एसेट्स को सम्मिलित कीजिए जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, यानी जिनके रिटर्न साथ में नहीं चलते हो। तो आप अपने एसेट एलोकेशन को समझने के लिए मान लीजिए आपने इक्विटी को चुनाव किया, आपने डेट का चुनाव किया, आपने कमोडिटीज या रियल एस्टेट का चुनाव किया, और भी बहुत एसेट्स हो सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी बोलता हूं कि आपने 4 एसेट्स को चुना। तो यहाँ पर ये जो एसेट्स हैं, इन चारों की चाल एक जैसी नहीं होती, एक समय पे ये चारों एक जैसा रिटर्न नहीं देते हैं। जब आपकी इक्विटी बहुत अच्छा करेगी तो अमूमन देखने में आया है कि कमोडिटीज इतना अच्छा नहीं करेंगे, या फिर रियल एस्टेट भी इतना अच्छा नहीं करेगा, और डेट भी बहुत हल्का रिटर्न देगा आपको। जब इक्विटीज बुरा करती हैं या फिर इक्विटीज नेगेटिव जाती हैं, तो देखने में आया है कि डेट काफी अच्छा प्रदर्शन करता है उस टाइम में, और काफी हद तक गोल्ड भी अच्छा प्रदर्शन करता है, यानी कमोडिटीज अच्छा करती है। और रियल एस्टेट की साइकिल जो है वो डेट और इक्विटी से काफी हद तक अलग चलती है। तो अगर आप ये सारे एसेट्स को एक अच्छे मिश्रण के साथ अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित करते हैं, जो कि एक साथ नहीं चलते हैं, तो हर मार्केट साइकिल में, चाहे वो बढ़ती हुई साइकिल हो या घटती हुई साइकिल हो, आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस रहेगा, एक अच्छा मिश्रण रहेगा, और रिस्क एडजस्टेड जो आपके रिटर्न्स है आप उसे मैक्सिमाइज कर पाएंगे। इनको करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं स्वाति, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने निवेशक, जो आपके फाइनेंशियल या वित्तीय सलाहकार हैं, उनके साथ में बैठकर आपकी जो रिस्क एपेटाइट है, जो आपका रिस्क टॉलरेंस है, जो आपकी समय अवधि है, आप कितने लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं, और जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, इन सबको आपको एक साथ रखकर देखना होगा। एक पैमाने पर आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितनी वोलेटिलिटी को सहन कर सकते हैं, और उस हिसाब से, उस टाइम फ्रेम, उस समय अवधि के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में किस एसेट का कितनी मात्रा में चुनाव होगा, ये फिर एसेट एलोकेशन की जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ में डिटरमिन होता है। और इसके साथ साथ एक और चुनाव जो करना पड़ता है वो ये है कि आप कौन सी एसेट एलोकेशन का चुनाव करेंगे। बहुत सारी प्रणालियां होती है एसेट एलोकेशन की भी, आप किस तरीके को अपनाते हैं वो भी निर्भर करेगा आपके फाइनेंशियल एपेटाइट पे, रिस्क एपेटाइट पे, टॉलरेंस पे, और समय अवधि पे। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं एक एसेट एलोकेशन से पहले। बिल्कुल। कीर्तन, अब ये बताइए कि जब हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो समझना जरूरी है कि जो निवेशक है उन्हें कैसे पता चले कि उनका एसेट एलोकेशन सही है कि नहीं है। हमने ये तो जान लिया मोहित से कि पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, कैसे पैमाने क्या है, किन पैमानों पर परखें। लेकिन अलग अलग निवेशकों के हिसाब से जो एसेट क्लास है, जिसको हम मेनली अगर मानो 3 भागों में बांटे, इक्विटी, डेट और गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट को यहां पर अभी हम नहीं ले रहे हैं, तो एसेट एलोकेशन करने का सही तरीका क्या हो सकता है ऐसे 3 निवेशकों के लिए? स्वाति जी देखिए, इसे जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहे आप उतना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बना सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आप इसे सिंपल रखना चाहे तो एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, जैसे मोहित जी भी कह रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, देखिए 3 तरीके के इन्वेस्टर हो सकते हैं, या तो एक कंजर्वेटिव हो सकता है, एक मॉडरेट हो सकता है, एक अग्रेसिव हो सकता है, राइट। अब मुझे एज एन इन्वेस्टर कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आप थोड़ी सी भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको बिहेवियरली पता है कि मार्केट वॉलिटिलिटी क्या आप झेल पाते हो या नहीं पाते हो, तो आप कितने अग्रेसिव हो या कितने कंजर्वेटिव हो। पर अगर आपको एक, मान लीजिए, स्ट्रक्चर्ड तरीका चाहिए, तो इंटरनेट पे बहुत सारे रिस्क प्रोफाइलर्स मिलते हैं। आप एक किसी भी रिस्क प्रोफाइलर के क्वेश्चंस को आंसर कर दीजिए और ऑटोमेटिकली आपको एक वो ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे देगा कि आप क्या एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, मॉडरेट हो या अग्रेसिव हो। मान लीजिए मैं अगर एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, राइट, तो अग्रेसिव इन्वेस्टर का मतलब यह है कि शायद मैं वॉलिटिलिटी को मनूवर करने की क्षमता रखता हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में रखना चाहूंगा और थोड़ा कम पैसा फिक्स्ड इनकम और गोल्ड में डालना चाहूंगा। देखिए, इसका कोई सेट रूल नहीं है, पर मान लीजिए मैं अग्रेसिव हूं तो मैं कहूंगा कि मैं 80% पैसा इक्विटी में रखना चाहूंगा,
15% फिक्स्ड इनकम में और 5% गोल्ड में। अब उससे एक स्टेप अगर आप और आगे जाइए, तो मैं ये 80% जो मैं इक्विटी में रखना चाहता हूं वो मैं कहां रखूं, या 15% डेट में जो रखना चाहता हूं वो मैं कहां रखूं। इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, या मैं जिस तरीके से एडवाइस करता हूं वो ये है कि आप इसे भी फर्दर 3 बकेट्स में डिवाइड कीजिए। आपका 80% इक्विटी, 15% फिक्स्ड इनकम और 5% गोल्ड का जो एसेट एलोकेशन है, उसे 3 बकेट्स में डिवाइड कीजिए। लिक्विडिटी बकेट, कोर बकेट और टैक्टिकल बकेट। यानी लिक्विडिटी बकेट में आपके पूरे 100 रुपए जो आप निवेश करना चाहते हो, उसमें से 10 रुपए लिक्विडिटी बकेट में रखिए, जिससे आपको जब भी पैसा चाहिए आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स ना तोड़नी पड़े, यहां से आप निकाल पाए। 70% पैसा, अगर आप अग्रेसिव है तो 70% पैसा आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स में रखिए, और 20% पैसा ऐसे रखिए कि आप शायद कोई टैक्टिकल या बेट ले सके जिससे आप अपना रिटर्न और थोड़ा सा बढ़ा पाए। तो मान लीजिए अगर एक एग्जांपल देना और मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, तो मैं टिपिकली अपना डेट का एलोकेशन कैसे करना चाहूंगा। तो मैं 10% पैसा आर्बिट्राज फंड में रखूंगा जो लिक्विड है, 5% पैसा मैं शायद क्रेडिट रिस्क फंड या गिल्ड फंड्स में डाल दूंगा जिसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहा हूं। टोटल 15 हो गया। मान लीजिए मैं जो 70% पैसा इक्विटी में निवेश करना चाहता हूं, सॉरी 80%, उसे मैं लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप्स में डिवाइड कर दूंगा। पर मैं थोड़ा सा एलोकेशन 10-15% एलोकेशन इंटरनेशनल या थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में भी रखूंगा मेरे टैक्टिकल में, जिससे मैं रिटर्न ज्यादा कमा पाऊं। और 5% जो गोल्ड है वो मैं अपने कोर पोर्टफोलियो में रखूंगा। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए आप कॉन्जर्वेटिव है, मॉडरेट है या अग्रेसिव है, और उसे 3 बकेट्स में डिवाइड कीजिए। लिक्विडिटी 10%, अगर आप जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मॉडरेट, वो आपका 70% एलोकेशन होना चाहिए, और 20% एलोकेशन आप अपने रिस्क प्रोफाइल से थोड़ा सा और रिस्की इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे शायद आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ओवरऑल पोर्टफोलियो में अच्छे से मेंटेन हो पाए। कीर्तन, आपने 3 अलग अलग पोर्टफोलियोज की बात की, अग्रेसिव पोर्टफोलियो, मॉडरेट पोर्टफोलियो, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो की तरफ वापस आते हैं। आपने यहां पर बताया कि जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो का 80% इक्विटी में जाना चाहिए, 15% डेट में होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्रेसिव पोर्टफोलियो तो आप इक्विटी हैवी जाएंगे, डेट में कम रखेंगे एलोकेशन, और 5% आपने स्टैंडर्ड एलोकेशन कहा है कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो में आपने कही, वो कही उसमें भी 3 बकेट में डिवाइड करने की बात, लिक्विडिटी, कोर पोर्टफोलियो, टैक्टिकल। यहां पर एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी आ जाती है किसी भी निवेशक के लिए, और जिसमें आपने टैक्टिकल कॉल के तहत, बेसिकली टैक्टिकल एलोकेशन के तहत एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो के लिए 10% एलोकेट करने को कहा, जो कि किसी इंटरनेशनल या थीमेटिक या सेक्टर फंड में हो सकता है। मोहित, आपसे समझना हम चाहते हैं कि एसेट एलोकेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और यहाँ पर जो टैक्टिकल एलोकेशन की बात, जैसा जिसका जिक्र किया है कीर्तन ने, यहाँ पर टैक्टिकल एलोकेशन को कैसे समझें, क्योंकि एक छोटा ही सही, 10% ही सही, पर एक सिग्निफिकेंट और डिसाइडिंग फैक्टर टैक्टिकल एलोकेशन हो सकता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए। पर अगेन रिस्की है कि आपका पैसा थीमेटिक, सेक्टर, इंटरनेशनल जैसे फंड में जा रहा है। तो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या है? जी स्वाति, तो देखिए एसेट एलोकेशन की बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और जैसा कीर्तन ने कहा, आप चाहें इसे बहुत कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होता है, एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन होता है, और एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होता है। तो हम जिस तरह से करते हैं स्वाति, उसमें थोड़ा सा अंतर है। हम इसे पहले एक इन्वेस्टर के लेवल पर देखते हैं। यानी मान लीजिए अगर मैं आपके साथ में बैठा हूं और आपकी इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को समझ रहा हूं, आपके रिस्क एपेटाइट को अच्छे से परख रहा हूं, तो मैं आपको मैं सारे उदाहरण जो है वो अग्रेसिव इन्वेस्टर के लूंगा। तो मान लीजिए आप एक बहुत ही अग्रेसिव प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ पर मैं जो आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन है, उसमें मैं पहले ही 15 से 20% टैक्टिकल एलोकेशन को काट दूंगा, और 80% जो है वो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन करूंगा। तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन जो है वो लंबी अवधि का एलोकेशन है, यानी वो 10, 15, 20 साल के होराइजन से जो आपके लंबे गोल्स हैं उसके हिसाब से है। और जो 20% टैक्टिकल एसेट एलोकेशन हम करेंगे,
वो हम करेंगे छोटी अवधि के लिए, मार्केट की चाल को समझते हुए, मार्केट की रफ्तार को देखते हुए, कुछ सेक्टोरल, कुछ थीम्स को खेलते हुए, कहीं कुछ स्पेसिफिक कैपिटलाइजेशन को खेलते हुए, या काफी बार कहीं कुछ स्पेसिफिक एसेट क्लास को खेलते हुए भी। तो ये एक लेवल जो है वो लेवल नंबर 1 पे आ जाता है। तो इसे अगर मैं समझाना चाहूँ तो मान लीजिए आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है और 20% हम निर्धारित करते हैं कि हम टैक्टिकल एलोकेशन करेंगे। तो ये एक तरह से आपकी प्ले मनी हो गई, राइट? थोड़ी सी क्या बोलते हैं, सरल भाषा में समझा रहा हूँ इसलिए मैं इसे ऐसा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि एक तरह से आपकी प्ले मनी हो गई, या जैसे बोल लीजिए इस मनी के साथ आप थोड़ा खेल सकते हैं, थोड़ा मार्केट में चांस ले सकते हैं आप इस पैसे के साथ में। तो मान लीजिए अगर आईटी सेक्टर अभी अच्छा नहीं कर रहा है, 1 साल से उसकी थोड़ी पिटाई हो रखी है और आपको लगता है कि आने वाला समय आईटी के लिए अच्छा होगा, तो वो आपने एक टैक्टिकल एलोकेशन एक शॉर्ट अवधि के लिए आईटी में कर दिया। कल को आपको लगता है कि दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क आ गया है, कुछ और हो गया है और आप गोल्ड खेलना चाहते हैं, तो आपने एक टैक्टिकल एलोकेशन, सडनली आपने गोल्ड का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा लिया। या फिर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अब रिवर्स होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है, तो आपने एक क्विक कॉल लेने के लिए 6 महीने, साल भर के लिए इंटरेस्ट रेट खेलने के लिए बहुत लंबी अवधि के गिल्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए। तो कहने का मतलब ये कि टैक्टिकल एलोकेशन सिर्फ इक्विटी में नहीं, बट ओवरऑल एसेट एलोकेशन के लेवल पे आपने एक बार कर दिया कि 20% पैसा मैंने अलग रख दिया है, ये अलग बैंक अकाउंट से जाएगा, इसके साथ मैं शॉर्ट टर्म प्लेस करूंगा और शॉर्ट टर्म थीम्स को खेलूंगा, और जो 80% मेरा पैसा है वो मेरा स्ट्रेटेजिक एलोकेशन है, वो मेरा प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग से, मेरे फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से उसको मैं लार्ज कैप, मिड कैप, डेट, इक्विटी सारी तरह से पूरी अच्छी तरह से विभाजित करके उसे मैं एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक अनुशासन के साथ में उसे एक लंबी अवधि के लिए बनाऊंगा। तो इस तरह से टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दो अलग अलग बकेट चलाकर हम इन दो पोर्टफोलियोज को एक साइमल्टेनियसली चलाते हैं। स्ट्रेटेजिक लंबी अवधि का, टैक्टिकल छोटी बिल्कुल। अवधि का, जो कि प्ले मनी हो गया। बिल्कुल। तो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन अभी बाजार के मौजूदा माहौल में आपको कैसे करना चाहिए, क्योंकि बाजार की अगर तेजी का आपको फायदा उठाना है तो वो जो 10 से 15% का जो एलोकेशन है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उसको पहचानना कितना जरूरी है, कैसे पहचाने? एसेट एलोकेशन की अहमियत समझ रहे हैं कीर्तन शाह। मोहित गांग हमारे साथ हैं। कीर्तन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन मौजूदा बाजार में इसको आइडेंटिफाई करना एक आम निवेशक के लिए कितना आसान है? एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद से, एडवाइजर की मदद से ही टैक्टिकल एलोकेशन लिया जा सकता है कि कौन सा सेक्टर, कौन सा एसेट क्लास, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से बाजार में अच्छा कर रहा है, वो आइडेंटिफाई करना हर एक निवेशक के लिए आसान नहीं हो सकता है। तो क्या राय रहेगी इस पर? स्वाति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर है जिसे बाजार की चाल का अंदेशा है, तो आप डेफिनेटली टैक्टिकल एसेट एलोकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप फुल टाइम नहीं करते, या आपको उतनी समझ नहीं है जितनी शायद जरूरत है आपको मार्केट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में थोड़ा सा पैसिव रहना चाहिए। आई टेल यू व्हाट आई मीन। मुझे ऐसा लग रहा है टैक्टिकल में भी दो हिस्से, एक एक्टिव एक पैसिव। पैसिव का मतलब है, मान लीजिए मैं एक मॉडरेट इन्वेस्टर हूं, मैं 50% इक्विटी में रखना चाहता हूं, 50% फिक्स्ड इनकम में रखना चाहता हूं। तो मैं 50% में से 20% शायद मिड कैप्स में डाल दूंगा, जो मेरा कोर पोर्टफोलियो तो नहीं है। मुझे डर लगता है मिड कैप में पैसा डालने से एज अ मॉडरेट इन्वेस्टर, पर एज टैक्टिकल बेट में 20% मिड कैप में रखूंगा लंबी अवधि के लिए भी, राइट? वो हो गया एक पैसिव टैक्टिकल एलोकेशन। एक्टिव का मतलब है आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बहुत सारे पहलू। सबसे पहले तो आप शायद ये टाइम करने की कोशिश कर रहे हो कि शायद इक्विटी चलेगा, गोल्ड चलेगा या फिक्स्ड इनकम चलेगा। फिर शायद आप ये टाइम करने की कोशिश कर रहे हो कि लार्ज कैप चलेगा, मिड कैप चलेगा या स्मॉल कैप चलेगा। या आप शायद ये टाइम करने की कोशिश कर रहे हो ऑटोज चलेगा, आईटी चलेगा, कौन सा सेक्टर चलेगा। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैसिव में टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कीजिए। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल भी है तो भी थोड़ा सा एलोकेशन मिड कैप में ले लीजिए, क्योंकि लंबी अवधि का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा निकलेगा। पर एक्टिव मैनेजमेंट करने की कोशिश, अगर आप कहीं से एडवाइस नहीं लेते तो शायद मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि टिपिकली ये वही बिहेवियरल बायस जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको एसेट एलोकेशन में मिलता है,
आप वही चीज गलत कर रहे हो अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपको नहीं समझता। डेफिनेटली अगर आपको समझता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म बेट्स कहाँ लेने, कौन से एसेट में पैसा लगाऊं, या इंटरेस्ट रेट साइकिल कहाँ पर जाने वाले, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न, या जैसे मार्केट्स में उसे अल्फा कहते हैं, जनरेट कर सकते हैं। पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एसेट एलोकेशन को स्टिक रहिए। पैसिव वाला टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कीजिए, पर एक्टिवली मैनेज करने की कोशिश मत कीजिए अनलेस आपको पता है वो कैसे किया जाता है। ओके, यहाँ पर बात आ जाती है डायनेमिक एसेट एलोकेशन की भी। तो मोहित, एक ऐसी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी जिसको बाजार की चाल को देखते हुए बदला जा सकता है, शायद यही मॉडल जिस पर हाइब्रिड फंड जैसे कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड काम करते हैं। जी स्वाति, तो देखिए स्वाति, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एसेट एलोकेशन की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, और डायनेमिक एसेट एलोकेशन और टैक्टिकल एसेट एलोकेशन या फिर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, ये अलग अलग प्रणालियां हैं। एक तरह से कहे तो अलग अलग रास्ते हैं एक ही मंजिल की तरफ जाने के लिए। फाइनली आपका लक्ष्य है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करना चाहते हैं। तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन में जो अनुपात होता है इक्विटी, डेट, कमोडिटीज या फिर और भी दूसरे एसेट्स का, उसे बहुत डायनेमिकली चेंज किया जाता है। उसे एक स्टैटिक तरीके से नहीं चलाया जाता है। उसमें दो तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती है फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा। वो ये होती है कि या तो आप प्रो साइक्लिकल अप्रोच अपना रहे हैं या फिर आप काउंटर साइक्लिकल अप्रोच अपना रहे हैं। मैं थोड़ा सा सरल भाषा में समझाऊंगा कि अगर आप मान लीजिए इक्विटी ऊपर जा रहा है, आपके मोमेंटम में जो आपका रेशो या अनुपात था पोर्टफोलियो का, वो 50 इक्विटी, 30 डेट और 20 कमोडिटीज था, और इक्विटी की चाल बहुत अच्छी चल रही है, और 50 जो आपका इक्विटी एलोकेशन था वो बढ़कर अभी 60 हो गया है मान लीजिए, राइट। तो यहाँ पर आप दो तरह की स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन के तहत। या तो आप इक्विटीज के मोमेंटम को, तेजी को देखते हुए मार्केट में आप इक्विटीज के एलोकेशन को और बढ़ाएंगे, ताकि आप उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको पूरी तरह से रीप कर सके और एक अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो में रिटर्न को बढ़ा सके। और दूसरा अप्रोच ये होता है कि आप इक्विटीज को आप ट्रिम करेंगे और आप काउंटर साइक्लिकल जाएंगे, यानी आप इक्विटीज अच्छा कर रहा है तो आपने जो रिटर्न्स बना लिए उसे सुनिश्चित करते हुए थोड़ा डेट में मूव कर देंगे, और डेट के अनुपात को या कमोडिटीज के अनुपात को आप बढ़ा देंगे जो कि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। तो आप एक कॉन्ट्रा साइकिल या फिर एक काउंटर साइकिल खेल रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इसको अपना सकते हैं। अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजर्स, अलग अलग फंड मैनेजर्स अलग अलग तरीके से इसे अपनाते हैं। और जैसा आपने काफी ठीक कहा कि जो हाइब्रिड फंड्स हैं या जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हैं जो मार्केट में चलते हैं, वो भी कुछ फिक्स फॉर्मूले चलते हैं। काफी हद तक आप देखेंगे कि वो फॉर्मूला होता है मार्केट का वैल्यूएशन, मार्केट के पी रेशियोज, पीबी रेशियोज, उसके हिसाब से जो फंड मैनेजर होते हैं वो डेट और इक्विटी का रेशियो है वो डायनेमिकली चेंज करते रहते हैं। तो काफी ऐसे निवेशक जो कि अग्रेसिवली एसेट एलोकेशन में नहीं फंसना चाहते हैं, या वो इतना क्या बोलते हैं, इतना झमेला नहीं लेना चाहते हैं कि कौन से एसेट को कब बढ़ाएं, कम करें, टैक्टिकल करें, स्ट्रेटेजिक करें, तो वो काफी बार आप देखेंगे कि हाइब्रिड फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड्स या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं, जहां पर ये जो ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन है या जो एक सिलसिलेवार एसेट एलोकेशन है जो फंड मैनेजर खुद कर लेते हैं, और निवेशक को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती, उसको और फॉलो वो हर करते हैं। साइकिल में एब्सोल्युटली चेंज करते रहते हैं। तो जहां पर आपको ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है, तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है जिसको अपनाया जा सकता है, जहां पर बेसिकली इन अ फंड आप, एक फंड मैनेजर आपके लिए काम कर लेता है, वो एक कॉल लेते हैं आपके लिए। उसके अलावा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन जो एक बेसिकली एक आधार होता है आपके एक पोर्टफोलियो का, ये सब समझना सबके लिए जरूरी है, जिसकी बारीकी आज हमने जानी। धन्यवाद करेंगे कीर्तन और मोहित, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम और चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।